नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज हम मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तलाश करेंगे। परमबीर सिंह, जिन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली कराने का आरोप लगाया था, वो पुलिस कमिश्नर अब गायब है। 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और परमबीर सिंह को किसी ने कहीं नहीं देखा। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार परमबीर सिंह की तलाश में है। कोई कहता है कि वो लापता हो गए हैं, कोई कहता है महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को छुपा दिया है। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने परमबीर सिंह को देश से ही भगा दिया है, लेकिन ये सब अटकलें हैं। सच ये है कि इस वक्त किसी को नहीं मालूम कि परमबीर सिंह आखिर हैं कहां। आज टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी शुरू कर दी है परमबीर सिंह की तलाश। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं, ये सवाल मुंबई पुलिस के साथ साथ कुछ जांच एजेंसियों को भी परेशान कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अगस्त महीने से परमबीर सिंह का कोई पता नहीं है। अभी गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहाँ हैं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। जांच एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमबीर सिंह को छुपाया है? यही बात सामने आई कि अहमदाबाद से उसका लास्ट लोकेशन परमबीर सिंह का वहाँ पे मिला था, और जो बार बार हम आरोप कर रहे हैं और वो वास्तविकता में कि केंद्र सरकार ने ही परमबीर सिंह को बाहर भेजने की एक व्यवस्था बनाई है। इन 3 सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर लापता हैं, भाग गए हैं या भगा दिए गए हैं, जिनका जवाब आज मुंबई की पुलिस को भी नहीं मालूम। I just briefed him about official things. About the cases, sir? About official things. About official things. म्हणजे नेमकी काय, किती तक्रारी झाल्या परमबीर सिंग यांच्याबाबत काय? आम्ही फक्त ऑफिशियल थिंग्स बाबत चर्चा केली. So, but cases regarding Parambir Singh were discussed? We talked about official things. यांच्यासोबत बैठक झाली का? So the cases of Parambir Singh being reviewed? Nagarwale sir, cases regarding Parambir Singh being reviewed? मुंबई पुलिस के साथ साथ टाइम्स नाउ नवभारत भी परमबीर सिंह की तलाश में जुटा है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक परमबीर सिंह की तलाश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं, ये सवाल मुंबई पुलिस के साथ साथ कुछ जांच एजेंसियों को भी परेशान कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अगस्त महीने से परमबीर सिंह का कोई पता नहीं है, कोई जानकारी ना ही वहां पुलिस विभाग को और ना ही कुछ जांच एजेंसियों को लग पा रही है। उनके वकील ने कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें प्रेजेंट करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने इसे लेकर मना कर दिया था। उसके बाद से परमबीर सिंह की जानकारी ना ही वहां के पुलिस विभाग को ना ही जांच एजेंसियों को मिल पा रही है। अब बहुत सारी लोकेशन ऐसी है जहां पर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र है, मुंबई है और साथ ही पंजाब में चंडीगढ़ भी वो जगह है जहां पर उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो चंडीगढ़ आते जाते रहते थे। यही वजह है कि अब एजेंसियां ये भी मालूम कर रही हैं कि क्या वो चंडीगढ़ आए, अगर आए तो फिर अब कहां हैं, चंडीगढ़ में है या दूसरी किसी जगह पर है, उनके बारे में ये जानकारी जुटाई जा रही है। उसकी वजह यह है कि 5 मामले परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मामला जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, वो थी परमबीर सिंह के आरोप पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। आरोप जो लगाए गए थे उस पर भी जांच हो रही है। ऐसे में उनके बारे में ये पता होना जरूरी हो जाता है कि परमबीर सिंह कहां है, और इसी को लेकर एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। लेकिन अभी तक परमबीर सिंह की कोई जानकारी
पुलिस विभाग के साथ साथ कुछ जांच एजेंसियों को नहीं मिल पा रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के देश छोड़ने की अटकलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी तलाशी तेज कर दी है। सीआईडी की टीम परमबीर सिंह के रोहतक और चंडीगढ़ वाले घर पर भी पहुंची। परमबीर के खिलाफ अधिकारी और पुलिसकर्मी जमानती वारंट लेकर पहुंचे थे, लेकिन ना तो चंडीगढ़ और ना ही रोहतक के घर पर परमबीर सिंह मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी परमबीर सिंह की तलाश में है, लिहाजा गृह मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी है। उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह के देश छोड़ने और नेपाल के रास्ते भागने की चर्चाओं के बीच गृह मंत्रालय से पुष्टि करने की मांग की, लेकिन ये सभी अटकलें किसी को नहीं मालूम कि परमबीर सिंह कहां है, क्योंकि वो चंडीगढ़ में अपने भाई के घर पर तो नहीं है। मुंबई के टॉप कॉप को लेके जो अभी तक बातें चल रही है कि वो देश में है या देश से बाहर है, और मुंबई पुलिस लगातार ढूंढ रही है। हम भी चंडीगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये परमबीर सिंह के भाई के घर की है। यहाँ चंडीगढ़ में वो अक्सर आते रहे थे, लेकिन जो अभी अंदर से बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं को शायद वो पिछले काफ़ी समय से नहीं आए। एक बार दोबारा से हम दिखा दें अपने दर्शकों को, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें बड़ी क्लियर है, चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। यहाँ पे परमबीर जो टॉप कॉप हैं मुंबई के, वो यहाँ पे आते रहे थे, और जैसे जैसे मुंबई पुलिस उसको ढूंढ रही है, उनको ढूंढ रही है कि वो कहाँ गए, लेकिन यहाँ सूत्रों से हवाले से ये खबर मिल रही है कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे नहीं आए, लेकिन तस्वीरों से क्लियर है कि वो यहाँ पे आते भी रहे थे, क्योंकि ये घर जो हम दिखा रहे हैं ये उनके भाई का है। महाराष्ट्र सरकार उनकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह को तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मुताबिक किसी भी अधिकारी को विदेश जाने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होती है, और अगर परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। जहाँ मिलेंगे उसके बाद में हम तय करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री नियमों की बात कर रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह देश में नहीं है, ये भी महज उनका अंदाजा है, क्योंकि परमबीर सिंह को 29 अगस्त के बाद से किसी ने नहीं देखा। टाइम्स नाउ नव भारत की तलाश जारी है। हम वहां पहुंचे जहां परमबीर सिंह की आखिरी लोकेशन मिली थी। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो कहां थे मुंबई में, उनके एक मुख्य ठिकाने का पता लगा है, जो कि है मलाबार हिल में नीलिमा अपार्टमेंट। आपको बता दें तस्वीरों के जरिए कि जो बिल्डिंग आप अभी देख पा रहे हैं नीलिमा अपार्टमेंट, इसी में परमबीर सिंह एज डीजी ऑफ होमगार्ड रहते थे, जहां पर उनकी लगातार कई बार मीटिंग्स होती थी ऑफिशियल्स के साथ। लेकिन इस वक्त वो कहां है वो किसी को नहीं पता। लेकिन खासियत ये कि लगातार उनके लापता होने पर सवाल जहां एक तरफ उठ रहे हैं, वहीं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर काफी हाई रैंक ऑफिसर्स रहते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी का जो पूरा गेम है वो पलट रहा है, बात यह है कि बिल्कुल इस बिल्डिंग के नजदीक में मलाबार पुलिस स्टेशन भी आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े एक ऑफिसर जो रातों रात गायब हो जाते हैं, जिनका घर बिल्कुल सटकर एक पुलिस थाने से जुड़ा हुआ है, उसका पता किस तरह से नहीं लगा पाई मुंबई पुलिस। बता दें आपको कि लगातार फिलहाल उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही है, जहां एक तरफ होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल के साथ थाने कमिश्नर के साथ साथ मुंबई कमिश्नर की मीटिंग्स भी सुचारू रूप से जारी है, इस बात को जानते हुए कि आखिर परमबीर सिंह कहां हैं, उनसे जुड़े वो कौन से ऑफिसर्स हो सकते हैं, वो कौन से लोग हो सकते हैं जिनसे कि उनकी बात हुई हो। हालांकि एक बात ये भी सामने आती है कि 29 अगस्त को वो आखिरी दिन था जब परमबीर सिंह की छुट्टियां खत्म हो रही थी, उनकी मेडिकल लीव्स खत्म हो रही थी, तो उसके बाद से वो लापता है। उसके बाद से उन्होंने किसी से भी बातचीत नहीं की है। नो कम्युनिकेशन जो है वो सूत्रों द्वारा बताया गया है कि उन्होंने किसी भी इंसान से बात करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि होमगार्ड डिपार्टमेंट के ऑफिशियलों से भी उनकी बातचीत सुचारू रूप से बंद है। देखना यह होगा कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है जहां पे परमबीर सिंह कहीं भी नजर नहीं आया, उनके ऑफिशियल लीव्स भी खत्म हो गई। तो आखिर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र प्रशासन
क्या कर रहा था। पुलिस थाने बिल्कुल नजदीक में ऑफिशियल कैडर की इस बिल्डिंग के अंदर परमबीर सिंह कहां गायब हो गए, कहां चले गए, इसका सवाल अभी भी प्रशासन के पास बना हुआ है। अगस्त के महीने के आखिर में परमबीर से संपर्क नहीं। अगस्त में परमबीर की छुट्टियां खत्म हुई थी। परमबीर ने छुट्टियां बढ़ाने की अर्जी दी थी। छुट्टी बढ़ाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था। मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एसयूवी के मामले में पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद परमबीर सिंह का मार्च 2021 में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से तबादला कर दिया गया था। परमबीर सिंह ने तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर परमबीर सिंह को छिपाने का आरोप लगा रही है। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमबीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे, उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमबीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी नेता राम कदम के आरोपों का जवाब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी आरोप लगाकर ही दिया। और जो बार बार हम आरोप कर रहे हैं और वो वास्तविकता में कि केंद्र सरकार ने ही परमबीर सिंह को बाहर भेजने की एक व्यवस्था बनाई है, क्योंकि आज तक देश में जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं उन्हीं का आधार लेकर जो केंद्र सरकार के विरोध के जो राज्य है उसको बदनाम करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से बार बार होती गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के लापता होने का दाग कांग्रेस ने केंद्र सरकार के दामन थोप दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। नाना पटोले कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी हर बात का थोड़ी जवाब दिया जाता है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। नाना पटोले ऐसे आदमी है कि वो तो मतलब अमेरिका के अध्यक्ष के बारे में भी बोल सकते हैं। मुंबई पुलिस, CID और हमारी तलाश लगातार जारी है, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का कोई पता नहीं चला है। पिछले 24 घंटे में ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बन करके उभरी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से अरुणील सादादेकर। सिद्धांत, आपसे पहले पूछना चाहती हूं क्योंकि कुछ ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो फॉरेन चले गए हैं, वो रशिया में हो सकते हैं, अमेरिका में हो सकते हैं। क्या किसी तरीके की जानकारी है कि किसी एयरपोर्ट पर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है? देखिए पद्मजा, ये जो तमाम बातें हैं, ये बातें महाराष्ट्र सरकार से ही सुनने को मिल रही है। उनके ही अधिकारियों से हमको ब्रीफिंग में बातें पता लग रही हैं कि कोई बोल रहा है वो यूरोप चले गए हैं, कोई बोल रहा है कि वो रशिया चले गए हैं। पर यहाँ पे एक सवाल और उठता है पद्मजा कि ये भी हो सकता है कि 29 अगस्त को आखिरी छुट्टी थी परमबीर सिंह की, जो कि उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स पे सेकेंड एक्सटेंशन के तक ली थी। उसके बाद से 1 महीने तक परमबीर सिंह का कुछ पता नहीं चला। हो सकता है उन पर दबाव बनाने के लिए ये एक रणनीति के तहत कल दिलीप वलसे पाटिल द्वारा बयान दिया गया है कि हमें शक है कि परमबीर सिंह देश छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि एक IPS अधिकारी है वो, तो उनको भी अपनी इमेज का डर रहेगा। तो ये सोचा गया होगा कि अगर इस तरह की बात मीडिया में आती तो परमबीर सिंह खुद से सामने आएंगे और ये अच्छा मौका रहेगा एजेंसीज के लिए, महाराष्ट्र सरकार की एजेंसीज के लिए, कि उनको अरेस्ट किया जा सके। एक ये भी इसमें बात हो सकती है। दूसरी बात ये भी है पद्मजा यहाँ पे कि जो दावे महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं उन दावों को बैक करने के लिए कोई एविडेंसेस नहीं है उनके पास। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बयान तो आपने दे दिया, बट आपने सबूत क्या दिए हैं? कौन सी ऐसी घटना या कौन से ऐसे एविडेंस है आपके पास कि आप ये बात की पुष्टि कर सके कि परमबीर सिंह देश छोड़ के भाग चुके हैं? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात पद्मजा, वो आपके खुद के अधिकारी हैं, वो आपके खुद के DG होम गार्ड हैं, और अगर वो मिसिंग है तो ये कहीं ना कहीं
एम्बैरेसमेंट महाराष्ट्र सरकार के लिए। इसमें सेंट्रल एजेंसीज या भारतीय जनता पार्टी को दोष देके सरकार से बच सकती है, क्योंकि परमबीर सिंह अभी भी डीजी होमगार्ड हैं, वो महाराष्ट्र सरकार की गाड़ियां यूज करते थे, वो महाराष्ट्र सरकार के दिए अपार्टमेंट में रहते थे मलाबार हिल में। क्या कोई भी सुराग, कोई भी सबूत महाराष्ट्र पुलिस के पास अभी तक नहीं है उनके मिसिंग होने का? और वो महाराष्ट्र पुलिस जो कि अंडरवर्ल्ड से लड़ चुकी है 90 के दशक में, वो महाराष्ट्र पुलिस जो कि टेररिज्म से लड़ चुकी है सालों तक, और एक अपने ही अधिकारी को नहीं ढूंढ पा रही है, और बाकायदा इस तरह की खबरें बाहर की जा रही हैं कि परमबीर सिंह देश छोड़ के भाग चुके हैं। अरुणिल, क्या ऐसी कोशिश की जाएगी कि उनके परिवार से, उनके जानने वालों से आने वाले दिनों में पूछताछ की जाए? ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री सिर्फ परमबीर सिंह के बारे में कंसर्न्ड है, बट अनिल देशमुख कहाँ है इसके बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोर्ट को आज पूछना पड़ा कि अनिल देशमुख कहाँ है। इनफैक्ट कोर्ट ने समन किया है अनिल देशमुख को नवंबर के 16 तारीख को। अनिल देशमुख को भी 5 समन भेजे गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। अनिल देशमुख कहाँ है इसके बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, बट परमबीर सिंह के बारे में सबको जानना है। आज मैं खुद मौजूद था महाराष्ट्र होम मिनिस्टर के ऑफिस में। वहाँ पे थाने के सीपीआई जयजीत सिंह, मुंबई के सीपीआई हेमंत नगराले, दोनों से हमने काफ़ी पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे कि आज क्या परमबीर सिंह के बारे में डिस्कशन हुआ था। उन्होंने इसका मना कर दिया। होम मिनिस्टर ने भी बोला कि हम कोई रिव्यू मीटिंग नहीं ले रहे थे उनके केसेस के बारे में। बट जब भी मैंने खुद एक सीनियर ऑफिसर से बात की जो वहाँ पे मौजूद थे, जो मनसुख हिरेन मर्डर केस भी प्रोब कर रहे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए ये बताते हुए कि कैसे परमबीर सिंह के तमाम केसेस है, 5 केसेस एक्सटॉर्शन के जो उन पे लगाए गए थे, जो पुराने केसेस खोले गए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट्स वो ऑफिसर्स लेके आए थे। तो क्लियरली उसके बारे में भी बात हुई थी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि उनके पास कोई खास एविडेंस नहीं है कि ये बताने के लिए कि परमबीर सिंह देश छोड़ के चले गए। एविडेंस नहीं है तो क्यों ये बात कल बोली गई? जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि ये प्रेशर बनाने के लिए बोली गई होगी ताकि परमबीर सिंह खुद ही आ जाए और चंदीवाल कमीशन को आंसर दे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज को ब्लेम करने के लिए ये बात बोली गई होगी। बिकॉज अगर हम देखेंगे सभी के बयान, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, नाना पाटोले, सचिन सावंत, हर कोई सेंट्रल एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, ये बोलते हुए कि लुकआउट नोटिस जारी किया था तो परमबीर सिंह कैसे फरार हो सकते हैं। पर उनके फरार होने का बिना कोई सबूत दिए ये दावा कैसे किया जा रहा है कि परमबीर सिंह देश छोड़ चुके हैं? और अगर खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये दावा कर रहे हैं तो क्या उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो इस बात का सबूत पेश करें? पर सिद्धांत, एक और अटकलें यही लगाई जा रही है कि क्या अनिल देशमुख और परमबीर सिंह का लगभग एक ही वक्त पर गायब हो जाना, क्या इन दोनों बातों को जोड़ के देखा जाना चाहिए? जी देखिए, दोनों ने महाराष्ट्र का जो पुलिस तंत्र है वो सालों तक चलाया है। दोनों पे ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दोनों पे ही मैल प्रैक्टिसेस के आरोप हैं, और एक जो गृह मंत्री हैं पूर्व महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनके पीछे सेंट्रल एजेंसीज पड़ी हैं और परमबीर सिंह के पीछे महाराष्ट्र की जो एजेंसीज है वो पड़ी हैं। तो तकरीबन जो दोनों की परिस्थिति है पद्मजा, वो एक ही है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो सवाल यही उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार अगर परमबीर सिंह के पीछे इतना पड़ी हुई है और इतना उनको खोजा जा रहा है, तो अनिल देशमुख उनके खुद के गृह मंत्री जो हैं, जो कि इनफैक्ट पॉलिटिकल फिगर हैं, जिनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिनका खुद का वोट बैंक है, वो कहां पे गायब हैं? वो क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गए हैं? 5 समन्स ईडी भेज चुकी है पद्मजा अभी तक, पर अनिल देशमुख का कुछ पता नहीं। आज कोर्ट में जाके जब ईडी रोई कि अनिल देशमुख हमारे समन्स पे अपीयर नहीं हो रहे, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भैया आप कोर्ट के सामने हाजिर हुई है क्योंकि आपने ईडी के 5 समन्स स्किप किए। तो ये तो हालत है। उनकी खुद के गृह मंत्री, जो कि पूर्व गृह मंत्री, वो फरार चल रहे हैं। उनको कौन संरक्षण दे रहा है? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कौन ख्याल रख रहा है? इसके बारे में कोई चर्चा। पर परमबीर सिंह कहां है, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार का पूरा फोकस चल रहा है। खैर, जो जांच एजेंसी जो, क्योंकि परमबीर सिंह पे भी जो आरोप है वो काफी संगीन आरोप है, एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, बकायदा विटनेस स्टेटमेंट्स है, उसमें चांदीवाल का कमीशन है जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सेटअप किया गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, पर सवाल यहां उठता है कि अगर आप
अनिल परमबीर सिंह को लेके इतना कंसर्न है तो आपको अनिल देशमुख के भी वेयर अबाउट साझा करने चाहिए कि भाई अनिल देशमुख कहां गायब है, क्यों और नहीं जब राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं तो उनको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आज तक अनिल देशमुख, जो कि खुद गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो किधर पर हैं, उस बारे में कभी पब्लिक के सामने जानकारी क्यों नहीं दी गई। एक उद्योगपति के घर के बाहर कुछ एक्सप्लोजिव्स मिलना, उसके बाद एक और उद्योगपति की हत्या, उसके बाद एक इल्जाम लगना 100 करोड़ का उगाही का गृह मंत्री के ऊपर, फिर और इल्जाम लगाना पुलिस कमिश्नर के ऊपर। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई मूवी का सीन चल रहा हो और अब दोनों ही जो ये बड़े बड़े नाम हैं अचानक से गायब हो जाते हैं। अरुणील और सिद्धांत लगातार इस कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां कोर्ट ने आज दूसरे दिन आंदोलनजीवियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल पिछले 10 महीनों से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत लगातार की जा रही है। आंदोलनजीवी किसान नेता दिल्ली के सीमा पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन नेताओं की मंशा अब दिल्ली के अंदर घुसकर प्रदर्शन करने की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अपील पर आज उन्हें कड़ी फटकार लगाई। जंतर मंतर पर महापंचायत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, पहले वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सुनवाई तो सड़क पर प्रदर्शन क्यों? किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है। कोर्ट ने इन आंदोलनकारियों से पूछा कि आप शहर में अब घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें? सार्वजनिक संपत्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते, प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हाईवे जाम कर विरोध शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? किसान सुरक्षा कर्मियों को भी परेशान कर रहे हैं, ऐसा खुद देश के उच्चतम न्यायालय ने बोला है। उसने यह भी कहा कि ऐसे में प्रदर्शन की इजाजत उन्हें दिल्ली के भीतर कैसे दी जा सकती हो। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले राकेश टिकैत ने टाइम्स ऑफ भारत से बात की, तो पहले उनके तर्क देखिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने रोड तो जाम की ही नहीं है, जाम तो पुलिस ने लगा रखा है। हमने रोड ब्लॉक कर नहीं रखी, रोड तो खुली हुई है। ऊपर जाकर आप दिखाओ, रोड खुली हुई है। ये रोड भी खुल सकती है, अगर इसको पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखे हैं, खुल सकता है तो लोग मूव कर सकते हैं। हमने नहीं बैरिकेटिंग की। सर, लेकिन आप लोग यहाँ पे कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए यहाँ की मेजर सड़कें, यूपी की बॉर्डर और हरियाणा की बॉर्डर बंद है, खुली हुई है। वो पुलिस ने ब्लॉक कराया, पुलिस से खुलवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि रोड खुलवाओ, तो खुलवानी चाहिए उनको। बैरिकेटिंग कौन लेकर आया? बैरिकेटिंग किसान के हैं या फोर्स के हैं? फोर्स के हैं। तो आप लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे? जिद कहाँ है? आपका जो क्वेश्चन है मैंने उसका जवाब दिया। जिद कहाँ है? बैरिकेटिंग किसके हैं? फोर्स के। रोड ब्लॉक किसने करा? फोर्स ने। रोड ब्लॉक करा है फोर्स ने, वो खुलवा। और ऊपर से खुले हुए हैं रास्ते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे यहाँ के लोगों के नागरिकता, सिटीजन राइट भी तो है ना सर, फ्री मूवमेंट का, वो भी तो मूव करना चाहिए ना, होना चाहिए फ्री मूवमेंट। हमको हम नहीं कर रहे। बॉर्डर ब्लॉक है, नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। फोटो दिखाए, आप जाकर दिखाओ, ऊपर रोड नहीं चल रही, सब चल रही, तो सब चली हुई है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो पुलिस ने कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कहा है कि आप खोल लो, और किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये कहा है। अगर यहाँ से ये ब्लॉकेट हट जाती है तो आपका अगला क्या होएगा? आप कहाँ जाना चाहेंगे उसके बाद? और जब खुल जाएगा, जब बता देंगे कहाँ जाना चाहेंगे, पहले हटवाओ। अब अगर राकेश टिकैत जी ने बोल दिया है कि कोई भी सड़क बंद नहीं हुई है, तो शायद बंद नहीं ही हुई होगी, भले से ही रोज आने जाने वाले लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता हो। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और इन किसानों को फटकार लगाई जा रही थी, उसी वक्त हरियाणा के झज्जर में ये आंदोलनजीवी पुलिस से उलझ रहे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे का विरोध कर रहे थे। पुलिस को इनको रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इन आंदोलनकारी किसान नेताओं ने किस तरीके से लोगों को भड़काया, वो भी सुन लीजिए। कल ही गुरनाम सिंह चंदूनी ने धमकी दी थी कि बीजेपी नेताओं को घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने धान खरीद की तारीख को 11 अक्टूबर तक टाला, जिसके बाद चंदूनी ने धमकी दी
पहले सुनिए कि क्या कहा। सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती है। क्या इस तरह की धमकी कानून संगत है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ देती हूँ। बहरहाल, कांग्रेस आला कमान के खिलाफ सीनियर नेताओं के मुखर होने के बाद पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार का कहना है कि G23 के नाम पर कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। कन्हैया ने यह भी दावा किया कि इतने बड़े दल में असहमति होना लाजमी है। उनसे बात की टाइम्स नाउ संवाददाता प्रशांत कुमार ने। न्यूली इंडक्टेड कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार इज विथ मी। कन्हैया जी, कांग्रेस तो आपने ज्वाइन कर ली, ये भी बोल दिया कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि आपने बोला कि राहुल जी बड़ी मुखरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक और पार्टी भी है बड़ी मुखरता से लड़ाई लड़ रही है, वहाँ यहाँ के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों करेगा? कि कांग्रेस हमने क्यों ज्वाइन किया है तो हम कई बार बोले हैं। मैं एक उसी बात को रिपीट करूँगा कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और विपक्ष के अंदर राहुल गांधी सबसे मुखरता से, निडरता से आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लोहा लेने वाले नेता हैं। तो जिस किसी को भी भाजपा अगर हराना है, कोई और उद्देश्य है तो आई डोंट नो, तो उसको कांग्रेस के साथ आना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में आकर के काम करना चाहिए। कन्हैया, कई तरह की बातें हो रही हैं, आपको पता है किस तरह की बातें करते हैं, आप पे किस तरह के अटैक किए जाते हैं, फिर से वो शुरू हो गया है कहीं ना कहीं से एक दौर। भाजपा वापस से बाहर आ रही है, भाजपा कह रही है कि ये जिनको कांग्रेस ने लेकर आए हैं ये एंटी नेशनल है, ये ऐसी बातें करते थे, देश तोड़ों की बातें करते थे। एक इमेज आप चाहे ना चाहे बना दी गई है कन्हैया, इससे बाहर कैसे आने की क्या कोशिश रहेगी और इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है ना कि कुछ लोग भाजपा में अमित शाह के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के रहते हुए अगर ऐसी परिस्थिति है, 6 साल हो गया है इस घटना को, एक ही बात जो है एक ही रिकॉर्डर पे बोले जा रहे हैं। ट्वीट कर दिए थे, अभी पता नहीं आप कहाँ पहले बोल रहे थे कि वो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा नहीं था, एक वीडियो फिर से ट्वीट कर दिया कहीं से, वो चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपका गर्दन काट करके हम सलमान खान का गर्दन लगा देंगे तो आप सलमान खान थोड़ी हो जाएंगे। तो वीडियो एडिट किया जा सकता है, किसी के बारे में कुछ भी चलाया जा सकता है। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ, इस देश की लोकतंत्र की खासियत है कि चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और आंगनबाड़ी का बच्चा खड़ा होकर के उससे सवाल पूछ सकता है। ये परंपरा कायम रहनी चाहिए और इस परंपरा को कायम करने के लिए ही हम कांग्रेस में हैं। आप जब कांग्रेस में आ रहे थे तो आपने बोला कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है, उसको अगर नहीं बचाया गया तो मतलब जो छोटे छोटे जहाज हैं वो बिखर जाएंगे, वो डूब जाएंगे, कश्तियाँ डूब जाएंगी। क्या इससे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मतलब सिंकिंग शिप है? आपने ये कहने की कोशिश की सिंकिंग शिप है कांग्रेस? मेरी अंग्रेजी आपकी जितनी अच्छी नहीं है, सिंकिंग शिप वगैरह तो मैंने नहीं कहा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब विपक्ष मुक्त लोकतंत्र वो चाहते हैं। विपक्ष मुक्त लोकतंत्र नहीं होता है, तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप होता है। और आपको पता है डिक्टेटरशिप चल रहा है। गडकरी जी की स्थिति आप देख लीजिए, भाजपा में कितने सारे सीनियर जो है मंत्रियों को लात मार करके निकाल दिया गया है, किसी को भी बोलने का हिम्मत नहीं है। खुद जो सांसद हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमारा ये मानना है कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, जो आधुनिक भारत में लोकतंत्र का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है, उस पार्टी का मजबूत होना ज़रूरी है। और उसका उस मेटाफर का निहित अर्थ ये है कि कांग्रेस बचेगी ना तभी मल्टी पार्टी सिस्टम बचेगा। एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर।
जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने एक अनोखी पहल की है। इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। कश्मीर के सुचेतगढ़ जीरो लाइन पर अटारी वाघा बॉर्डर की तरह ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी। परेड का आयोजन सिर्फ भारत की तरफ से ही होगा। पाकिस्तान ने अब तक परेड में हिस्सा लेने की सहमति नहीं दी है। टाइम्स ऑन नव भारत के प्रदीप दत्ता की देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीएसएफ के जवानों की शौर्य से भरी कदमताल, पाक रेंजरों के सामने वीर जाबाजों का ये प्रदर्शन, देशभक्ति के ये गीत नाच गाना आपने अब तक वाघा अटारी बॉर्डर पर ही देखा होगा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत पाकिस्तान के जवान अपने शौर्य का दम भरते हैं। लेकिन अब आपको ये नजारा सिर्फ वाघा अटारी बॉर्डर पर ही नहीं, भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सुचेतगढ़ में भी देखने को मिलेगा। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में अटारी बॉर्डर की ही तर्ज पर सुचेतगढ़ बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत होगी। अब देखिए इस समय बीएसएफ के जवान फाइनल रिहर्सल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल इसी मार्ग पर ये परफॉर्म करेंगे। यहाँ इनकी तरफ से परेड होगी और यहाँ पे जगह जगह से लोग आएंगे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बनने वाला है। हमने देखा कि किस तरीके से वाघा अटारी बॉर्डर पर भी एक टूरिज्म काफी ज्यादा तरीके से बढ़ा है और यहाँ पे भी वही नजारा देखने को मिलेगा। और देखिए किस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं, पूरी सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे। ये वही जवान है जो सरहद पर एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पर गोली लेते हैं ताकि यहाँ की किसी सुरक्षा को किसी चीज का कोई आंच ना आए और लोग यहाँ से चैन की सांस ले पाएं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के लिए बीएसएफ के जवान रिहर्सल में जुटे हुए हैं। सेरेमनी में बीएसएफ की गतिविधियों से जुड़ी अन्य प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। धारा 370 हटने के बाद इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सेरेमनी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे। सेरेमनी शाम 5 बजे शुरू होगी। टूरिज्म की तरफ से एक रंगारंग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बच्चे बच्चियां यहाँ पे आए हुए हैं जो कल परफॉर्म करेंगे। आज इनकी रिहर्सल होने जा रही है। हम इन लोगों से भी बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा इनके लिए ये मौका होगा। इनसे बात करके जानते हैं ये कितना बड़ा आपके लिए मौका होगा यहाँ पे सरहद पर परफॉर्म करना कल के दिन। हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। हमें काफ़ी खुशी मिली है कि अपने देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं और उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हमें तो बहुत खुशी मिली। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सर बहुत ही प्राउडफुल मूवमेंट है हमारे लिए। गर्व हो रहा है कि हम अपनी सेना के साथ उनको एंटरटेन करने के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें अपनी स्टेट को। और सर बहुत ही ग्रेटफुल मोमेंट है। बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि सुचेतगढ़ बॉर्डर पे हूँ और टूरिज्म डायरेक्टर और टूरिज्म की तरफ से प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, रिट्रीट सेरेमनी। और एलजी साहब कल आएंगे तो हम बहुत एक्साइटेड है कि बॉर्डर पे हैं, सामने हमें पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है। तो वो जो गेट का नज़ारा हम फिल्मों में देखते थे, आज हमने यहाँ पे साक्षात रूप में देखा है। वाघा बॉर्डर की तरह यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ तो फिलहाल ऐसी कोई सेरेमनी नहीं होगी, लेकिन भारतीय सीमा में पर्यटकों के आकर्षण के लिए बीएसएफ के जवान ये रिट्रीट सेरेमनी आयोजित करेंगे। सुचेतगढ़ में शुरू हो रही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जहां भारत की ओर से शांति का संदेश दिया जाएगा,
तो वहीं दूसरी ओर टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, जो इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन भी बनेगा। कोरोना काल से पहले ही अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने रोज 15 से 20 हजार टूरिस्ट जाते थे। अमृतसर से अटारी बॉर्डर की दूरी 30 किलोमीटर है। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने आने जाने वाले लोगों से वाहन दुकान वालों को मिलाकर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अटारी बॉर्डर पर कई रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, शॉपिंग करने की कई दुकानें भी हैं। सेरेमनी देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कुछ ऐसा ही मंजर कल देखने को मिलेगा जब भारत माता की जय का यहां से नारा निकलेगा और वो आवाज दूर तक जाएगी और पाकिस्तान को भी एक पैगाम दे दिया जाएगा कि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं और आप भी इस अमन और शांति का हिस्सा बनिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बहुत ही ऐतिहासिक ओकेजन है। देखिए परेड की पूरी तैयारी हो रही है, ये मार्ग पूरी तरह से तैयार कर दिया गया ओकेजन के लिए। यहाँ पे कुर्सियां लगाई गई हैं, जगह जगह से यहाँ पे लोग आएंगे, इस परेड को देखेंगे। अभी तो ये हफ्ते में एक बार हुआ करेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा ये रोज परेड यहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कश्मीर को विवादित हिस्सा बताता है। इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पाकिस्तान नहीं मानता। पाकिस्तान इसे वर्किंग बाउंड्री करार देता है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के आगाज से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर का एक एक इंच भारत का हिस्सा था, है और रहेगा भी। जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में जहां कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब भारत माता की जय का नारा सुनाई देगा, जिसकी गूंज पाकिस्तान में भी महसूस होगी। प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रदीप, इसको कैसे साल दर साल स्केल अप करने का प्लान बनाया जा रहा है? देखिए बहुत ही बड़ा अवसर होगा, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। पिछले 75 साल से लोग इस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे। जब भी लोग अटारी वाघा बॉर्डर चाहते थे वो यही सोचते थे कि कभी कोई मौका आएगा कि यहाँ सुचेतगढ़ में भी होगा। इस समय मैं सुचेतगढ़ में हूँ, मेरे साथ यहाँ पे लोग खड़े हैं, काफी उत्साह है लोगों में। इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। आखिर कल 5 बजे यहाँ पे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होने जा रही है। गेम चेंजर होगा। इसमें एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, डेवलपमेंट आएगी, बॉर्डर पे एक तो इकोनॉमी जो है इंक्रीज होगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कहता है कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये डिस्प्यूट है, तो यहां बहुत लोगों से बात करते हैं हम। क्या आपने इसके लिए डिमांड पहले उठाई थी, आज कैसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए 2015 में मैंने एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट होने के नाते जम्मू में ये डिमांड रखी थी राज्यसभा मेंबर अविनाश राय खन्ना जी को, और ये ड्रीम मैंने उस वक्त ये विजुअलाइज किया था, वो आज साकार होने जा रहा है। इससे बड़ा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का इससे बड़ा पीस मैसेज पाकिस्तान को और कोई नहीं हो सकता। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है ये पीस मैसेज को स्वीकार करके अटारी वाघा के पैटर्न पे उस तरफ से भी सेम बीटिंग रिट्रीट को खोला जाए, और नहीं तो हमारी तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम हमेशा अहिंसा। कितना जोश है आपको यहाँ आज, कितना जोश है? बहुत जोश है। कोई एक नारा लगा के बताओ, पता भी चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रहने वाले हैं, कितना आपको लग रहा है इससे? देखिए हमने बहुत देर से हमारा ये ड्रीम था बाघा बॉर्डर की तर्ज पर यहाँ पे भी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होनी चाहिए। अब कल होने जा रही है। जितना ये पूरा इलाका है लोगों का सपना साकार हो रहा है, क्योंकि सारे नेशनलिस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं और हमें भी वो, हमारे में भी वो जज्बा था कि हम भी देखें, क्योंकि हमें स्पेशली इसके लिए बाघा बॉर्डर जाना पड़ता था लोगों को, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर। आज हमारे घर में ही हो रही है, तो बहुत खुशी का हमारे लिए माहौल है और पूरे देश के लिए मैसेज है। और ये हम न्योता देते हैं कि आप हमारे जम्मू आए, यहाँ पे आके हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ अपना समय बिताएं। न्योता दे रहे हैं आप, यहाँ जम्मू आइए, बीएसएफ के जवानों से मिलिए और एक जो इंस्पिरेशन लेके जाइए, एक पैट्रियटिज्म का जज्बा है, जुनून लेके जाइए। इस पैगाम के साथ यहाँ पे एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी। एक बार फिर से पद्मजा मैं चाहूंगा कि ये जोर से नारा लगाएं भारत माता की जय, कि पार वालों को भी पता चले कितना जोश है इसको लेकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की। देखिए पद्मा, जहाँ रात का समय है, मैं सुचेतगढ़ में हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि कितना जोश है लोगों में, कितना उत्साह है लोगों में, क्योंकि उनको मालूम है इससे आने वाले दिनों में उनका जो पूरा चेहरा है इस इलाके का बदल सकता है, डेवलपमेंट। क्योंकि आप पद्मजा कई बार आई हैं, आपने खुद यहाँ पे गोलियों की आवाज सुनी है, अब यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और ये आवाज सियालकोट तक जाएगी, जो यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पे। बेहद शानदार। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल भी जब ये सेरेमनी शुरू की जाएगी तब वापस आपके पास जरूर आएंगे। अब बात क्रिकेट के मैदान से आई एक बेहद अच्छी खबर की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने आज ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया। आज उन्होंने ना सिर्फ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। स्मृति मंधाना के इस दमदार शतक से भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले डे एंड नाइट पिंक बॉल टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर वीवीएस लक्ष्मण ने स्मृति मंधाना को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। इंडिया जब चाहा जहां चाहा गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हिंदुस्तान का दम दिखाया। कंगारुओं को हिंदुस्तान की महिला शक्ति का लोहा मनवाया, जिसमें सबसे आगे रही 25 साल की स्मृति मंधाना, जिन्होंने शानदार शतक जड़ इतिहास रच दिया है। There is a century to remember. भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है। इस टेस्ट में टॉस तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन मैच पर पकड़ हिंदुस्तान की मजबूत हो गई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। शेफाली वर्मा तो अपना स्वाभाविक खेल खेलकर पवेलियन लौट गई, लेकिन स्मृति मंधाना ने एक छोर संभाल लिया। शानदार ड्राइव, दमदार कट, जोरदार पंच। स्मृति की इस पारी में आपको क्रिकेट का हर शॉट नजर आएगा और देखते ही देखते उन्होंने वह मुकाम भी हासिल कर लिया जो आज तक हर भारतीय महिला क्रिकेटर के लिए किसी सपने से कम नहीं था। अपने करियर का चौथा टेस्ट खेलते हुए स्मृति मंधाना ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर किसी भारतीय महिला क्रिकेटर का यह पहला शतक है। पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट में किसी भारतीय महिला का यह पहला शतक है। हिंदुस्तान की ओर से पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट में पहला शतक कप्तान विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था। भारतीय पुरुष टीम के पहले पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट में विराट ने यह कारनामा किया था। विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए टेस्ट में 136 रन बनाए थे और अब स्मृति ने भारतीय महिला टीम के पहले पिंक बॉल डे नाइट में यह कारनामा कर विराट के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इलाका भले ही ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन धमाका हिंदुस्तान का ही जारी है। इससे पहले सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे को जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लगातार 26 वनडे जीत के विजय रथ को रोका था। तो आज स्मृति मंधाना का था धाकड़ एक्सक्लूसिव शतक। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। मुलाकात होगी अब फिर से सोमवार को वक्त एक ब्रेक का।